हेलो व्यूवर्स। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है रिस्पायरेटरी सिस्टम, या हम कह सकते हैं रिस्पायरेशन इन मैन। रिस्पायरेशन इन मैन को डिस्कस करने से पहले हम देखेंगे कि जो हवा का रास्ता होता है इंसानी फेफड़ों के अंदर दाखिल होने तक का, उनमें कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, कौन कौन सी ऐसे ऑर्गन्स हैं जो इस रिस्पायरेशन के अमल में हिस्सा ले रहे होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा एयर पैसेज वे जो होता है ना, वो बाहर मौजूद नॉस्ट्रिल्स, जिन्हें हम नथने भी बोलते हैं, उन पर मुश्तमिल होता है। फिर उससे थोड़ा सा आगे अंदर चले जाएं तो नेज़ल कैविटी होती है। नेज़ल कैविटी के बाद फिर फेरिंक्स होता है। फेरिंक्स के बाद जो होता है ना फिर लेरिंक्स। लेरिंक्स के बाद फिर ट्रेकिया आ जाता है। ट्रेकिया के बाद हमारे पास ब्रोंकाई। ब्रोंकाई के बाद ब्रोंक्यूल्स और एल्वियोलर डक्ट्स। एल्वियोलर डक्ट्स के बाद फिर एयर सैक्स, छोटी छोटी सी थैलियाँ होती हैं जो हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम के अंदर मौजूद होती हैं। तो आइए हम इसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जैसे ही हमारी एयर एंटर होती है नॉस्ट्रल्स के ज़रिए, ये यहाँ पर हमारे नथने होती हैं, उससे जैसे ही हवा एंटर हो जाती है ना जिस्म में, तो नॉस्ट्रल्स के अंदर म्यूकस भी होता है, हेयर्स भी होते हैं। जो हेयर्स हैं वो आने वाले डस्ट पार्टिकल्स से फ़िल्टर करते हैं हवा को, और म्यूकस का काम होता है आने वाली गर्म हवा या ठंडी हवा होती है उसको मुतदिल कर देता है, ताकि जैसे ही वो हमारे जिस्म में दाखिल होगी तो उसका टेम्परेचर और हमारी बॉडी का टेम्परेचर इक्वल हो जाए। नेज़ल कैविटी में दाखिल होने के बाद हवा जो होती है ना फिर चली जाती है हमारे फेरेंक्स के अंदर। फेरेंक्स ऐसा हमारे पास एक रास्ता होता है जहाँ पर खुराक भी वहीं से गुज़र रही होती है और हवा भी वहीं पर गुज़र रही होती है। लेरिंक्स के फेरिंक्स के फ़ौरन बाद जो होता है ना, नेक्स्ट हमारे पास जो स्ट्रक्चर आती है उसे हम कहते हैं लेरिंक्स। लेरिंक्स को वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है। इसकी वजह यह है कि हमारा जो लेरिंक्स होता है ना उसके अंदर दो पर्दे तने हुए होते हैं जो कि टिश्यूज़ होते हैं। इनका काम ये होता है कि जैसे इनमें से हवा गुजरती है तो ये वाइब्रेट करते हैं, और वाइब्रेट करने की वजह से इनमें क्या पैदा होती है, साउंड। और साउंड पैदा होने से क्या हो जाता है कि फिर वाइब्रेशंस के ज़रिए जैसे ही हम साउंड क्रिएट करते हैं तो हम बोलने की सलाहियत हमारे अंदर पैदा हो जाती है। बिल्कुल लेरिंक्स के फ़ौरन बाद जो हमारे पास आ जाता है वो ट्रेकिया होता है। ट्रेकिया आपको ये नज़र भी आ रहा होगा, ये ट्रेकिया होता है। ट्रेकिया जो होता है ना, इसके ऊपर सी शेप्ड कार्टिलेज रिंग्स मौजूद होते हैं। इसका फंक्शन ये होता है कि ये हमारे जो कार्टिलेज होता है ना इसको क्लैप्स होने से बचाती हैं। ट्रेकिया के फ़ौरन बाद फिर हमारे पास स्टार्ट हो जाते हैं नेक्स्ट टिब्यूलर सिस्टम जो पैदा होता है। आपको ये नज़र भी आ रहा होगा, मैं इसको हाइड कर देता हूँ। तो ये देखें, हमारे पास ये ट्रेकिया आ रहा था। ट्रेकिया फिर मज़ीद आगे दो ट्यूब्स में डिवाइड हो रहा है। इन ट्यूब्स को कहा जाता है ब्रोंकस। अब ये ब्रोंकस जो होते हैं ना, मज़ीद छोटे छोटे आपको ट्री लाइक स्ट्रक्चर्स नज़र आ रही होंगी। तो ब्रोंकस के फ़ौरन बाद जो होता है ना हमारे पास कुछ ब्रोंक्यूल्स आ जाती हैं। ब्रोंक्यूल्स उनको हम उस वक्त तक कहेंगे जब हम उनका डायामीटर जो होता है ना वह 1 मिलीमीटर के अराउंड अबाउट हो जाए। ब्रोंक्यूल्स के बाद फिर कुछ कुछ छोटी छोटी सी ट्यूब्स नज़र आ रही होंगी आपको। इनको कहा जाता है कि ये क्या है जी, हमारे पास एल्वियोलर डक्ट्स हैं। एल्वियोलर डक्ट्स फिर ओपन हो जाती हैं छोटे छोटे पाउचेस के अंदर, थैलियों के अंदर, जिनको हम क्या नाम देते हैं, एल्वियोलर सैक्स का। याद रखिएगा, हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम की जो बुनियादी इकाई है उसको हम क्या नाम देते हैं कि वो रिस्पायरेटरी सिस्टम की बुनियादी इकाई एयर सैक्स हैं। क्या है हमारे पास, एयर सैक्स। एयर सैक्स के गिर्द जो होते हैं ना कैपिलरीज़ का एक नेटवर्क होता है, गुच्छा होता है। क्योंकि हमें पता है कैपिलरीज़ ऐसी वो हमारी शरियाने हैं, या हम कह सकते हैं ब्लड वेसल्स हैं, जहाँ पर मटेरियल एक्सचेंज होता है। यहाँ पर हम क्योंकि फेफड़ों की बात कर रहे हैं, लिहाजा यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज जो होता है ना वो फेफड़ों में विद द हेल्प ऑफ कैपिलरीज़ जो होता है उनके ज़रिए हो रहा होता है। इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन दो फेजेज़ हैं ब्रीदिंग के। इंस्पायरेशन के दौरान ये होता है कि हवा को इनटेक किया जा रहा होता है हमारे बॉडी के अंदर। तो जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर हवा एंटर होती है, हमारे फेफड़े जो होते हैं ना वो फूल जाते हैं,
उनमें स्पेस ज़्यादा बढ़ जाती है। हमारी जो पसलियाँ होती हैं या रिब्स होती हैं वो ऊपर की जानिब उठ जाती हैं। नीचे फेफड़ों के एक साख्त होती है जिसे डायाफ्राम कहते हैं। डायाफ्राम से ये होता है कि वो लेस डूम हो जाता है, यानी उसकी जो गुंबद की तरह की शेप होती है वो थोड़ी सी फ्लैट हो जाती है। फ्लैट होने की वजह से स्पेस बढ़ गई, स्पेस बढ़ने से प्रेशर अंदर कम हो जाता है। जैसे ही प्रेशर अंदर कम हुआ, बाहर की हवा को मजबूर किया जाता है कि वो हमारे फेफड़ों में चली जाए। तो बाहर की हवा जैसे ही अंदर दाखिल होगी तो उसमें काफ़ी मिकदार में ऑक्सीजन होती है, तो ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों में यूँ चली आती है। दूसरा फेज़ होता है ना एक्सपायरेशन का। एक्सपायरेशन में ये होता है कि हवा को बाहर निकाला जाता है, बिल्कुल उलट होता है इंस्पायरेशन के। इसमें ये होता है कि जैसे ही हमारे फेफड़े पहले फूल चुके थे, अब वो क्या होंगे, कंट्रैक्ट होंगे। कंट्रैक्ट होने से क्या होगा, हमारी पसलियाँ जो कि ऊपर की जानिब उठ चुकी थी अब वो क्या हो जाएंगी, रिलैक्स हो जाएंगी। और डायाफ्राम जो था, जो कि डूम शेप्ड था शुरू में और वो रिलैक्स हो गया था, अब वो क्या हो जाएगा, उसके उलट दोबारा वो डूम शेप स्ट्रक्चर अटेन कर लेगा। यूँ स्पेस जो होगी वो हमारे फेफड़ों के अंदर कम पड़ जाएगी। जैसी स्पेस कम होगी, बाहर का प्रेशर जो होता है वो हमारे पास कम हो जाएगा, अंदर का प्रेशर बढ़ जाएगा। जैसे ही अंदर का प्रेशर बढ़ेगा, हवा को मजबूर कर दिया जाएगा कि वो बाहर चली जाए। यूँ कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे फेफड़ों में इकट्ठी हो चुकी होगी वो हमारे नॉस्ट्रल्स के ज़रिए उनको फिर बाहर एक्सपेल आउट कर दिया जाता है। तो ये 2 फेजेज़ होते हैं हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम के। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ आई होगी और लेक्चर आपको भी समझ आ गया होगा इंशाल्लाह।